So hello and hi everyone, this is Abhishek. Welcome to Kalam IAS, and our today's topic of discussion is the Sambhal mosque case, Sambhal violence case, and the provisions of Places of Worship Act 1991. But before starting with the topic, we need to discuss something about history about Babur, because जो पार्टी जिसने पेटिशन फिल की है इनटू द सिविल कोर्ट ऑफ द संभल कि ये जो आपकी जो मॉस्क है संभल में, यहाँ पे पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था, ठीक है, ये मुद्दा हमको कहीं ना कहीं हिस्ट्री की तरफ खींचता है। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है, तो हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज में, हिस्ट्री की बुक्स में हमको बाबर के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स देखने को नहीं मिलते। रीजन बीइंग कि जो बाबर का टाइम पीरियड था इन इंडिया वाज वेरी शॉर्ट। ठीक है, 4 साल का टाइम पीरियड था, 15 से 30 तक का। ठीक है, 1526 से 30 तक का जो टाइम पीरियड है बहुत छोटा सा टाइम पीरियड था। तो बाबर के पास इतना समय नहीं था कि वो बहुत कुछ आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इंडिया में कर पाए। दो उसकी विशेष थी, बहुत ज्यादा इच्छाएं थी कि वो बहुत जो है डेवलप करे। उसने सारी अपनी इच्छाओं को जाहिर किया है अपनी एक फेमस बुक तुजुक बाबरी, दैट वाज रिटन इन चतगई तर्किक लैंग्वेज, जो कि उस वाले रीजन की, समरकंद वाले रीजन की लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया बाबरनामा में। ठीक है, तो बाबरनामा पर्शियन में है और तुजुके बाबरी जो है वो चतगई तर्किक लैंग्वेज में है। ठीक है, तो ये जो उस समय के जो सोर्सेज हैं, इवन इन जो आपकी तुजुके बाबरी में हमको मिलता है कि बाबर ने 2 मॉस्क बनवाई, वन एट संभल, अनदर एट पानीपत। ठीक है, सो दिस इज द सेम मॉस्क व्हिच इज लोकेटेड एट संभल। ठीक है, संभल में, चंदासी संभल में। ठीक है, एंड दिस मॉस्क इज आल्सो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट Preservation Act of 1904, and it is also a site of national importance under Archaeological Survey of India. ठीक है, तो ये केस क्या हुआ है, टोटल मुद्दा क्या है, तो संभल वायलेंस कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि द सेम एडवोकेट जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे ज्ञानवापी केस में, मिस्टर जैन, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है इनटू द सिविल कोर्ट ऑफ द संभल। ठीक है, अलॉन्ग विद 8 अदर पीपल। ठीक है, संभल में, और जो सिविल जज हैं ऑफ संभल जो सिविल कोर्ट के, इन्होंने इस केस का कॉग्निजेंस लेते हुए ऑन द सेम डे ही ऑर्डर्ड। ठीक है, सोचिए कितने जल्दी में है, क्या है कि समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने ज्यादा हमारी जुडिशरी के ऊपर केसेस पेंडिंग है, बट यहाँ पे कुछ मुद्दा अलग चल रहा है। ठीक है, ही ऑर्डर्ड द सर्वे ऑन द सेम डे कि सर्वे होना है। जब सर्वे टीम 24 नवंबर को पहुंचती है, ठीक है, सर्वे करने के लिए 24 नवंबर को पहुंचती है, तो प्रोटेस्ट वाज स्टार्टेड बाय द लोकल पॉपुलेस। ठीक है, ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है इसमें स्टोन पेल्टिंग वगैरह सब कुछ होती है। इन रिटेलिएशन फायर्ड वाज ओपन। ठीक है, और 5 लोगों की जान चली गई। ठीक है, तो ये टोटल मुद्दा था। सेकंड राउंड ऑफ सर्वे 29 नवंबर को होना था। ठीक है, तो 5 लोगों की जान चली गई। यही पूरा मुद्दा है संभल और जो संभल मॉस्क के वायलेंस का केस का। ठीक है, दिस इज ऑल द स्टोरी। ठीक है, अब हमको जानना है, ठीक है, कि जो हमारे जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के लिए देयर इज अ पेक्युलर एक्ट जो इनको इनके रिलीजियस कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और ये एक्ट कब लाया गया, एक्ट जब विवाद चल रहा था राम जन्मभूमि का, उस समय ये एक्ट पास किया गया। ठीक है, और इसको किसको, राम जन्मभूमि केस को, जो है बाबरी मॉस्क राम जन्मभूमि केस को, इस एक्ट के परव्यू से बाहर रखा गया, क्योंकि इसमें एक प्रोविजन है, एक्सेप्शन है कि कोई भी ऐसे केसेस, ठीक है, जिन पे कोई भी ऐसा जो है आपका रिलीजियस साइट जिस पे ऑलरेडी जो है केसेस चल रहा हो, लेकिन वो केस कब का, 1947 के पहले का होना चाहिए, 15 अगस्त, तो उनको जो है इस एक्ट के परव्यू से बाहर रखा जाएगा। देयर आर सम अदर एक्सेप्शंस। ठीक है, उन एक्सेप्शंस को भी डिस्कस करेंगे, बट क्या मेन पॉइंट्स है ऑफ दिस एक्ट, फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस दोस थिंग्स। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है इस एक्ट का वो यही है, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। ये प्रोटेक्ट करता है, दिस एक्ट प्रोटेक्ट द रिलीजियस कैरेक्टर। ठीक है, ये टर्म बहुत अच्छे से याद रखना, व्हाट रिलीजियस कैरेक्टर इज। ठीक है, रिलीजियस of places of worship act as it was on 15th of August 1947। 15 अगस्त 1947 को किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का जो रिलीजियस कैरेक्टर रहा होगा, ठीक है, अगर उस पे उससे पहले कोई केस नहीं चल रहा होगा किसी कोर्ट में, ठीक है, तो इसके इस रिलीजियस कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी इस एक्ट की है। ठीक है, ये है इसका प्रोविजन। ठीक है, ये बार करता है, ये प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ अ रिलीजियस साइट, ठीक है, अल्टरेशन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी साइट। यानी अगर मस्जिद है 15 अगस्त 1947 से पहले कोई केस सूट 15 अगस्त 1947 से पहले उस पर नहीं चल रहा है, तो उसका वो मस्जिद वाला स्टेटस मेंटेन रखा जाएगा। कोई जैन जो है मोनेस्ट्री है तो उसकी जैन मोनेस्ट्री का स्टेटस मेंटेन रखा जाएगा। कोई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है तो उसकी उस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का स्टेटस मेंटेन रखा जाएगा। कोई हिंदू टेंपल है तो उसके उस टेंपल होने का स्टेटस रखा जाएगा। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग इन ज्ञानवापी
केस, ज्ञानवापी मॉस्क केस कुछ अलग कहती है। ज्ञानवापी मॉस्क केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग कहती है कि ये जो रिलीजियस कैरेक्टर टर्म है, ठीक है, इस एक्ट में ये टर्म ही डिफाइन नहीं है कि रिलीजियस कैरेक्टर है क्या, ठीक है, तो इसको ये क्लियरली जो है डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, तो इसका कॉग्निजेंस हमको लेना पड़ेगा, कोर्ट को लेना पड़ेगा, यानी इस रिलीजियस कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए ट्रायल इज नेसेसरी, ठीक है, कैसा, कोर्ट ट्रायल इज नेसेसरी, ठीक है, तो कोर्ट ट्रायल के एम्बिट में इनने सारे केसेस को डाल दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इससे पहले 2022 में डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनके पास एक पिटीशन फाइल होती है, इस पिटीशन में भी डीवाई चंद्रचूड़ कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये जो है आप देखो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ इन 2022 जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ऑब्जर्व करते हैं दैट एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल रिलीजियस नेचर ऑफ अ साइट डजंट वायलेट नहीं करता है एक्ट को, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, उसका हिस्टोरिकल नेचर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ना कि उसका रिलीजियस जो कैरेक्टर है उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका हिस्टोरिकल क्या इंपॉर्टेंस है उसको ऑब्जर्व करना ये इस एक्ट को वायलेट नहीं करता है, ठीक है, और इवन इफ द चेंजिंग इट्स कैरेक्टर इज प्रोहिबिटेड बाय द एक्ट, ठीक है, तो ये रूलिंग, तो ये अभी भी पेंडिंग है, ये पिटीशन फाइनल नहीं हुआ है, और इसी पेंडिंग स्टेटस की वजह से जो अलग अलग सेशन कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, ये अपना खुद का अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो ये अभी पूरा का पूरा डिफाइंड ही नहीं है कि ये जो रिलीजियस कैरेक्टर टर्म है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रॉपर प्रोविजंस को कोर्ट ने अभी प्रॉपर रिव्यू नहीं किया है, ठीक है, पिटीशन पेंडिंग है, ठीक है, तो ये इसको एक मुद्दा माना जा रहा है, ये हाई कोर्ट वाला ज्ञानवापी केस में डिस्कशन था, ठीक है, और क्या बार करता है, ठीक है, तो बाबरी मॉस्क और राम जन्मभूमि हमने बात की कि इसके परव्यू से बाहर रखा गया था बिकॉज बाबरी मॉस्क राम जन्मभूमि के ऊपर 1947 से पहले ही सूट कोर्ट में चल रहा था, ठीक है, 1947 15 अगस्त 1947 से पहले देयर वाज अ सूट फाइल्ड इनटू द कोर्ट, ठीक है, जो आपके फैजाबाद के कोर्ट में सूट फाइल ऑलरेडी था, ठीक है, तो इसको इससे परव्यू से बाहर रखा गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या एक्सेप्शंस हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में, ठीक है, तो जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, उनको इस एक्ट की परव्यू में नहीं रखा जाएगा। कौन सा, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंतर्गत जितने भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट आते हैं, ठीक है, वो उनको उन एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। पहली बात, फर्स्ट जो एक्सेप्शन है, ठीक है, सेटल्ड डिस्प्यूट, क्या मतलब है कि अगर दो पक्ष हैं, ठीक है, दो पक्ष हैं, उन्होंने चाहे आर्बिट्रेशन से, किसी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड से, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, कुछ भी करके या आपसी सहमति से, कोई म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग से कोई डिस्प्यूट सेटल कर लिया है दो पक्षों ने, ठीक है, तो उस सेटल्ड डिस्प्यूट को, लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले, ठीक है, उस सेटल्ड डिस्प्यूट को भी कोर्ट में नहीं ले जा सकता, या ये जो एक्ट है उसको कोई गारंटी नहीं देगा, ठीक है, ये एक्ट जो है, तो द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सूट्स दैट वेर ऑलरेडी सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय कोर्ट या बाय सेटल्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिफोर द एक्ट केम इनटू इफेक्ट, ठीक है, तो ये कोई म्यूचुअल जो है सेटलमेंट होता है बाय टू डिफरेंट पार्टी, थ्री डिफरेंट पार्टी, ठीक है, कि जबकि एक्ट आया हो उससे पहले, ठीक है, तो ये एक्ट जो है उस पर अप्लाई नहीं होता है, और जो कोर्ट में 15 अगस्त 1947 से पहले कोई मामला सेटल्ड हो गया हो, द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द सूट्स दैट वर ऑलरेडी सेटल्ड इनटू द कोर्ट बिफोर द डेडलाइन डेट दैट इज 15 अगस्त 1947, ठीक है, तो ये दो प्रोविजंस हैं। चेंजेस आफ्टर 1947, ठीक है, कुछ मेंटेन किया गया, तो एक्ट डज नॉट अप्लाई इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेस, ठीक है, हैव चेंज्ड सिंस 15 अगस्त 1947, ठीक है, और रिलीजियस कैरेक्टर है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि रूल दैट द एक्ट डिड नॉट डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द रिलीजियस कैरेक्टर, ठीक है, तो इसके लिए कोर्ट ट्रायल इज नेसेसरी, तो ये सारा मुद्दा है, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आपने समझ लिया होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या करता है, ये मॉन्सेंट जो है रिलीजियस कैरेक्टर को, किसी जो है जो रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप है उसके रिलीजियस कैरेक्टर को गारंटी देता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी उस रिलीजियस प्लेस का, उस स्ट्रक्चर का जो भी रिलीजियस कैरेक्टर रहा होगा उसको प्रोटेक्ट करने की गारंटी ये एक्ट देता है। लेकिन एक्सेप्शंस हमने डिस्कस किए इलाहाबाद हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि जो एग्जामाइन करना उसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को कहीं नहीं वायलेट करता है इस एक्ट के इस रूल को कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कैरेक्टर नहीं चेंज किया जा सकता।
डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि एग्जामिनेशन इज नॉट चेंजिंग ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में रिलीजियस कैरेक्टर टर्म दिया हुआ है, ये रिलीजियस कैरेक्टर ही डिफाइन नहीं है इस एक्ट में, और इसको डिफाइन करने के लिए इसको ठीक से जो है एक्सप्लेन करने के लिए जुडिशियल ट्रायल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस वजह से ये केसेस फिल हो रहे हैं। दिस इज ऑल इन दिस डिस्कशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।